करते हैं। तो दोस्तों मूवी की शुरुआत में एक लड़की के घर पर पुलिस आती है और यहाँ पता चलता है कि उस लड़की के साथ किसी ने रेप किया है और वह लड़की ब्लाइंड है। तब पुलिस सीधा उस लड़की को जांच के लिए ले जाती है और वहाँ डॉक्टर सैंपल्स लेने के बाद उसे वहाँ से भेज देते हैं। अब इसके बाद उस लड़की को वहाँ की एक पब्लिक लॉयर के पास लाया जाता है जो लड़की का ये केस तैयार करती है और यहाँ पता चलता है कि उस लड़की का नाम सारा है जो पूरी बात लॉयर को बता देती है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि लड़की तो ब्लाइंड है तो वो अब गुनहगार को पहचानेगी कैसे, और यही बात घर पर उसके मम्मी पापा भी कर रहे थे। तब रात के समय सारा अपने रूम को लॉक करती है और सुबह को पुलिस बुला लेती है और हम देखते हैं कि सारा ने तो उसके साथ दुष्कर्म करने वाले लड़के का मॉडल तैयार कर लिया है, जिसे देखकर पुलिस भी हैरान थी और वो सारा के पिता मोहम्मद से पूछते हैं कि क्या ये सचमुच तुम्हारी बेटी ने बनाया है, और वो बताता है कि हाँ सारा को मॉडल बनाने आते हैं जो कि उसने आंखें जाने से पहले सीखा था। लेकिन यहाँ पुलिस वाला पूछता है कि सारा ने कुछ देखा ही नहीं तो ये बनाया कैसे, और सारा कहती है कि जब वो मेरे साथ गंदा काम कर रहा था तब मैंने अपने हाथों से उसका चेहरा छूकर देखा था। इसके बाद मोहम्मद बताता है कि इस स्टैचू की तरह दिखने वाला लड़का इंसिडेंट होने से पहले हमारे पास पड़ोसी का एड्रेस पूछने आया था। तब पुलिस वाला पड़ोस की विनोद से पूछताछ करता है तो वो बताता है कि उस लड़के का नाम माइकल है जो कि मेरा दोस्त है और वो बस मुझे अपनी शादी के लिए इनवाइट करने आया था जो कि आज जा रहा है। तब पुलिस वाले जल्दी से जाकर माइकल को एयरपोर्ट से ही उठा लेते हैं। इसके बाद अब कई सारे लड़कों को सारा के सामने खड़ा किया जाता है और सारा सबके चेहरे को छूकर पहचानने की कोशिश कर रही थी। तभी माइकल के चेहरे को छूते ही वो उसे चाटा लगा देती है कि ये वही लड़का है। अब इधर पुलिस वाले लड़के पर कार्रवाई करते हैं और ये खबर हर न्यूज चैनल पर चल जाती है कि एक ब्लाइंड लड़की के साथ जिसने रेप किया था वो पकड़ा गया है। उसका नाम माइकल जोसेफ है जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन क्रिस्टोफर जोसेफ का बेटा है। ये सब न्यूज मोहम्मद और उसकी बीवी भी सुन रहे थे और हम देखते हैं कि इसी न्यूज को सुनने के बाद एक औरत अपने बेटे से कहती है कि ये तो उसे उसके कर्मों की सजा मिल रही है, और ये औरत कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद की पहली पत्नी है। इसके बाद क्रिस्टोफर जोसेफ और उसकी पत्नी सीधा तिरुवनंतपुरम आ जाते हैं अपने बेटे को बचाने, और जब ये माइकल से मिलते हैं तो उसे खूब डांटते हैं कि तुमने ये क्या कर दिया, और इसके कारण अब जिससे तेरी शादी होने वाली है वो लड़की क्या सोचेगी। लेकिन यहाँ माइकल को तो जरा भी शर्म नहीं थी और वो उल्टा आंखें दिखाकर वहाँ से चला जाता है। अब माइकल की माँ अपने पति से कहती है कि कैसे भी करके मेरे बेटे को बचा लो, और क्रिस्टोफर भी माइकल को बचाने के लिए वहाँ के जाने माने वकील राजशेखर को बुला लेता है, जिसके साथ उसकी बेटी पूर्णिमा भी आती है और वो भी राजशेखर की तरह ही एक फेमस वकील थी। अब ये सारा मैटर क्रिस्टोफर राजशेखर को बताते हैं कि अगर माइकल को बेल ना मिली तो उसकी शादी का क्या होगा, और यहाँ राजशेखर कहता है कि तुम चिंता ना करो, अब मैं आ गया हूँ ना, सब सेट कर दूंगा। साथ ही वो बताता है कि मैंने रिसर्च की है और उस लड़की के बाप ने 2 शादी की हैं, जिसमें पहली से उसे 2 बेटे हैं और हम उन्हीं के जरिए ये मामला सुलझाएंगे, और वो दोनों लड़कों को अपने पास बुला लेता है। फिर वो कहता है कि हम तुम्हें काफी मोटा पैसा देंगे, बस तुम अपने बाप को ये केस वापस लेने के लिए समझा लो। जिसके बाद दोनों लड़के मोहम्मद के पास जाकर उसे समझाने लगते हैं कि हमें सारा की चिंता है और इस केस से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि माइकल एक बड़े बिजनेसमैन का लड़का है और आप उसके सामने कुछ भी नहीं हो। फिर वो कहते हैं कि अगर आप चाहो तो केस वापस लेने के बदले हमें पैसे मिलेंगे और ये मामला दब जाएगा। ये सुनते सारा अपने सौतेले भाइयों पर भड़क जाती है कि हम कोई सेटलमेंट नहीं करने वाले, और ये दोनों भी सारा को सुनाने लगते हैं। जिसके बाद मोहम्मद दोनों को धक्का मारकर घर से निकाल देता है। फिर ये दोनों सीधा राजशेखर को फोन पर बताते हैं और राजशेखर कहता है कि तुम ऐसा करो, वहाँ मीडिया वालों को बुला लो ताकि लड़की की बदनामी हो और वो इससे अपने आप ही पीछे हट जाएं। अब वो लड़के ऐसा ही करते हैं और मीडिया वाले सारा के घर के बाहर खड़े थे और ये न्यूज पुलिस वाला देखकर मोहम्मद से कहता है
कि मीडिया तुम्हारे घर के बाहर कैसे आ गई, इनसे दूर ही रहना, क्योंकि अब ये केस राजशेखर के हाथ में है, जो कोई भी मुद्दा उठाकर तुम्हें ही फंसा देगा। अब अगले दिन सारा का केस शुरू होता है, जहां पर सब लोग राजशेखर को देखने आए थे और वहां राजशेखर अपनी पहली दलील पर सारे पॉइंट रखकर बात घुमा देता है कि जब वो लड़की ब्लाइंड है तो उसने मॉडल कैसे बनाया। तब जज सारा के वकील से भी सवाल करते हैं, तो यहाँ वकील राजशेखर को सामने देखकर हकबकाने लगता है और ठीक से जवाब भी नहीं दे पाता। और यहाँ राजशेखर एक के बाद एक पॉइंट बताता चला जाता है, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि ये केस राजशेखर ने पहली हियरिंग में जीत लिया। तब सारा का वकील कहता है कि एविडेंस तो अभी भी कलेक्ट किए जा रहे हैं, और राजशेखर कहता है कि कैसे सबूत, क्योंकि जांच में तो लड़के का सीमेन भी नहीं पाया गया है। अब कोई भी सबूत न होने के कारण जज माइकल को बेल भी दे देते हैं और उनका वकील बस देखता ही रह जाता है। अब घर पर सारा माइकल की बेल से उदास थी और उधर माइकल राजशेखर के साथ बैठा था, जहां राजशेखर उससे डिटेल में पूछता है कि उस दिन क्या क्या हुआ था। यानी राजशेखर जानता था कि माइकल ने जुर्म किया है, लेकिन फिर भी पैसों के लालच में वो उसे बचा रहा था। इसके बाद राजशेखर और पूर्णिमा साथ में खाना खा रहे थे और इसी केस पर बात भी कर रहे थे। यहाँ सच जानकर पूर्णिमा कहती है कि इसे तो सजा दिलवानी चाहिए, लेकिन राजशेखर कहता है कि उसे कोई सजा नहीं दिलवा सकता, क्योंकि उसका बाप अमीर है और वो कोई और अच्छा वकील ले आएगा। इधर हम पुलिस वाले को देखते हैं, जो मोहम्मद के पास बैठा था और वो कहता है कि मैं तुम्हें इंसाफ दिलाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये केस बंद करने के लिए दबाया जा रहा है। फिर वो कहता है कि हम तुम्हारे केस के लिए एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की एप्लीकेशन डालते हैं और मेरे होम मिनिस्टर में कोई जानने वाले हैं, वो ये काम तेजी से करवा देंगे। मोहम्मद भी पुलिस वाले के कहे अनुसार ही करता है। साथ ही पुलिस वाला कहता है कि अब तुम्हारे पास कई सारे वकील भी ये केस लेने आएंगे, पर तुम किसी को भी हाँ मत करना, क्योंकि ये लोग सिर्फ अपना ही फायदा देखते हैं, ताकि इस केस से वो लाइमलाइट में आ जाएं। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस वाले की बात सही थी। मोहम्मद से मिलने कई सारे वकील आते हैं, जो उसे कहते हैं कि हम ये केस पहली हियरिंग में निपटा देंगे, लेकिन मोहम्मद किसी को भी ये केस नहीं देता। अब एक दिन पुलिस वाला कहीं जा रहा था, तो वो एक लड़की को देखता है जिसका नाम आना था और वो सोशल कोर्स पर काम करती थी। साथ ही आना पुलिस वाले की काफी अच्छी दोस्त थी। तब पुलिस वाला उससे पूछता है कि तुम्हारा दोस्त विजय मोहन कहाँ मिलेगा, उसे ही ढूंढ रहा हूँ। और ये दोनों विजय मोहन से मिलने उसके घर चले जाते हैं। अब जब घर पर विजय मोहन उस केस के बारे में सुनता है, तो उसे लड़ने से ही मना कर देता है। असल में विजय मोहन ने कुछ सालों से केस लड़ना छोड़ रखा था और वो कहता है कि मैं कोई भी केस को कैसे जीतना है सब कुछ भूल चुका हूँ, इसलिए प्लीज मुझे इन सब से दूर ही रखिए। तब वो लड़की कहती है कि अच्छा बस आप एक बार मेरे साथ एक जगह पर चल लीजिए, उसके बाद वही होगा जैसा आप डिसाइड करेंगे। और फिर ये दोनों उसे सारा के पास ही ले आते हैं। वह पहले तो विजय मोहन बात करने से हिचकिचाता है, लेकिन सारा की मासूमियत देखकर वो उसे बात करता है और सारा भी कहती है कि सर प्लीज मुझे न्याय दिलाइए। अब सारा की बात सुनने के बाद विजय मोहन भी ठान लेता है कि हाँ अब वो ये केस लड़ेगा। अब अगले दिन मोहम्मद पुलिस वाले से पूछ रहा होता है कि आप जिस आदमी को लेकर आए हो वो ये केस जीत भी पाएगा। तब पुलिस वाला कहता है कि जिस आदमी को मैं लाया हूँ वो लॉ में सबका बाप है। तब मोहम्मद पूछता है तो इतने सालों से उन्होंने कोई भी केस क्यों नहीं लड़ा, जिस पर राहाना बताती है कि विजय मोहन शुरुआत में जब वकील बने थे तो वो राजशेखर के अंडर ही जूनियर लॉयर बनकर केस लड़ते थे और जीतते थे। जिसके बाद जब राजशेखर की बेटी पूर्णिमा भी वहाँ पर ज्वाइन हुई तो इन दोनों के बीच अफेयर शुरू हो गया और विजय मोहन तेजी से केस जीतते जा रहे थे, जो कि राजशेखर की आंखों में चुभने लगे। फिर एक दिन एक जरूरी केस के डॉक्यूमेंट विजय मोहन से कहीं खो गए, जिसके बाद उन्हें बार काउंसिल से 5 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। और कुछ टाइम बाद पता चला कि डॉक्यूमेंट गायब करने के पीछे राजशेखर का ही हाथ था और इससे पूर्णिमा भी विजय मोहन से दूर हो गई और किसी बड़े वकील से शादी कर ली। इसके 5 साल बाद उन्होंने फिर से कोर्ट को ज्वाइन किया था, लेकिन इसके बाद भी लोग उन्हें दबाने में लगे रहे
ताकि ये किसी से आगे ना निकल पाए। अब इसके बाद हम विजय मोहन को देखते हैं, जो इस केस के बारे में ही सोच रहा था। तब वह न्यूज पर राजशेखर को देखता है, जो मीडिया में कह रहा था कि ये केस तो बस पैसा ऐंठने के लिए किया हुआ केस है। और फिर अगले ही दिन से विजय मोहन केस से जुड़े सबूत ढूंढने में लग जाता है और वह हर चीज को चेक करता है जहां से माइकल आकर सारा के साथ ये दुष्कर्म करके गया था। इसके बाद जब विजय मोहन उस स्टैचू की फोटो पुलिस वाले से मांगता है तो देखता है कि उसमें तो एक भी फोटो नहीं है, और पुलिस वाला कहता है कि फोटो तो इसी में थी, यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अभी आया है उसी ने काम किया होगा। अब सारा की केस की तारीख भी आ जाती है और विजय मोहन तैयार होकर कोर्ट पहुंच जाता है, जहां पर आहना अपनी छोटी बहन को लाती है कि ये भी अभी लॉयर बनी है और ये अब तुम्हें असिस्ट करेगी। और अब ये केस शुरू होता है, जहाँ सबसे पहले सारा की मेट सीमा को ही कटघरे में बुलाते हैं। वहाँ सीमा बताती है कि जिस दिन ये कांड हुआ था उस दिन मालिक और उनकी बीवी बाहर किसी शादी में गए थे और मुझे भी बैंक जाना था, इसलिए मैं बाहर से गेट लॉक करके बैंक चली गई थी। लेकिन जब मैं वापस आई तो देखा कि सारा की तो बहुत ही बुरी हालत थी, जिसे देखकर समझ आ रहा था कि उसके साथ किसी ने बुरा काम किया है। और मैंने जल्दी से पुलिस को बुला लिया और मालिक भी तब तक आ गए थे। अब इसके बाद राजशेखर सीमा को अपने सवालों में घुमाने लगता है और फिर वो कहता है कि तुम बैंक क्यों गई थी। तब सीमा कहती कि मेरे घर के लोन के लिए, क्योंकि मोहम्मद का एक दोस्त बैंक में है और इनके कहने पर मुझे लोन मिल रहा था। तब राजशेखर बातें घुमाता हुआ सीधा सारा शक मोहम्मद पर ही दिलवा देता है कि क्या पता मोहम्मद ने ही अपनी बेटी का रेप किया हो। और ये सुनकर सब हैरान थे। अब विजय मोहन सारा की माँ को कटघरे में बुलाता है और वो पूछता है कि आपने माइकल को पहले कहाँ देखा था। तब वो बताती है कि 26 तारीख की शाम को ये लड़का एड्रेस पूछने आया था और हम शादी में जाने की बात कर रहे थे, जिसके बाद वो अपने दोस्त के एड्रेस पर चला गया। ये सुनते विजय मोहन कहता है कि यानी माइकल ने पहले माँ सारा को देखा और साथ ही उसने आपकी बातें भी सुन ली कि आप सब जाने वाले हो। अब बारी आती है राजशेखर की, जो सारा की माँ पर ही इल्जाम लगाने लगता है कि तुम्हारा कैरेक्टर ही ठीक नहीं है और तुमने तो शादीशुदा आदमी से शादी की है, इससे बुरा ही क्या होगा। फिर वो पूछता है कि सारा मोहम्मद की सगी बेटी है या नहीं, जिस पर वो बताती है कि नहीं, सारा के पैदा होने के बाद मैंने मोहम्मद से शादी की थी। और यहाँ राजशेखर कहता है वो भी इसलिए क्योंकि मोहम्मद आपके पति से ज्यादा अमीर था, इसलिए ना। ये सुनकर सारा की माँ रोने लगती है, क्योंकि यहाँ बिना बात के उन्हें जलील कर दिया गया था। इसके बाद मोहम्मद को कटघरे में बुलाते हैं और यहाँ राजशेखर फिर से अपने घिनौने सवाल पूछने लगता है और मोहम्मद को बातों में फंसाकर कहता है कि अपनी बीवी को शादी में छोड़कर तुम ही अपने घर आए थे ना, जिसने अपनी बेटी के साथ ही ये सब किया। हालांकि अब ये केस अगले दिन के लिए टाल दिया जाता है। शाम को विजय मोहन अब सारा से मिलता है और उसे बताता है कि वो राजमोहन तुम्हें उटपटांग सवाल में फंसाने की कोशिश करेगा, इसलिए सवाल का सही से जवाब देना और समझना है तो चुप हो जाना, मैं ऑब्जेक्शन उठा दूंगा। अब अगले दिन सारा को कटघरे में बुलाया जाता है और पहले सवाल यही होता है कि तुम ब्लाइंड कैसे हो गई, जिस पर सारा कहती है कि आंखों की वेन्स में जो ब्लड सप्लाई होता था वो बंद होने के कारण ये हाल हुआ है। फिर विजय मोहन पूछता है कि उस दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ था और वो बताती है कि उस दिन जब घर पर कोई नहीं था और मैं जैसे ही नहाकर बाहर निकली, किसी ने मेरी टॉवल को खींच दिया और फिर मुझे बेड पर गिराकर जान से मारने की धमकी दी और डर के मारे मैं चुप हो गई, जिसके बाद उसने रेप कर दिया। अब राजशेखर सारा से सवाल पूछता है कि तुमने ये मॉडल बनाना किससे सीखा, तो वो बताती है मेरे पापा से। फिर वो पूछता है कि तुमने उस लड़की का मॉडल कैसे बना लिया, वो भी बिना देखे। तो सारा बताती है कि मैंने उस समय उसका चेहरा छुआ था। और राजशेखर भी किसी तरह से बीच बीच में मोहम्मद को ही लाता रहता है कि हो सकता है तुम्हारे पिता ने ही तुम्हारे साथ ये किया हो। लेकिन यहाँ विजय मोहन तो सारा को पहले से तैयार करके लाया था, इसलिए वो बड़ी आसानी से सारे सवालों के जवाब दे देती है। और राजशेखर कहता है कि बड़ी अजीब लड़की है जो अपने साथ ऐसे दुष्कर्म के दौरान उसका चेहरा छूकर देख रही थी। और वो दोबारा से इस केस को री एग्जामिन करने की बात कहता है कि मेरे क्लाइंट को फंसाया जा रहा है
लेकिन विजय मोहन उल्टा राजशेखर को ही सुनाकर चुप करा देता है। अब इसके बाद जब ये लोग घर जा रहे होते हैं तो आहाना कहती है कि हम सारा के लिए सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाते हैं ताकि उसे जल्द से जल्द इंसाफ मिले। अब अगली तारीख पे राजशेखर को एक काम से बाहर जाना पड़ता है और उसकी जगह ये केस अब पूर्णिमा लड़ने आ जाती है, जहां विजय मोहन ने माइकल के दोस्त जो सारा का पड़ोसी था उसे गवाही देने के लिए बुलाया था। लेकिन वहां वो लड़का माइकल को देखकर फिर जाता है और माइकल के उसके घर से निकलने की डेट गलत बता देता है, जिससे प्रॉपर सबूत न मिलने के कारण तारीख आगे बढ़ा दी जाती है। और अब सोशल मीडिया के कैंपेन के कारण हर जगह यही न्यूज चलने लगती है और लड़के की गलती को लेकर डिबेट शुरू हो जाती है। अब हम माइकल को देखते हैं जो बेल पर आराम से एंजॉय कर रहा था। तभी उस पर उसकी होने वाली बीवी का फोन आता है और वो कहती है कि तुम्हारी न्यूज के कारण हमारी शादी होगी या नहीं ये कंफर्म नहीं है। और माइकल भी जब सोशल मीडिया पर देखता है तो हर कोई उसे ही गाली दे रहा था, इसलिए वो गुस्से में सीधा सारा के घर पहुंच जाता है और उसे धमकाता है कि ये केस वापस ले ले वरना इससे भी बुरा होगा। अब अगले दिन ये मुद्दा विजय मोहन कोर्ट में छेड़ देता है कि जब तक ये लड़का बाहर रहेगा सारा की फैमिली सेफ नहीं है। लेकिन यह जज कहते हैं कि तुम्हारे पास केस को लेकर कोई एविडेंस है ही नहीं, इसलिए हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद लाइन से केस से जुड़े सभी लोगों को बुलाया जाता है और वहाँ डॉक्टर बताते हैं कि जांच के दौरान सीमन नहीं था, इसलिए ज्यादा कुछ पता नहीं चला। वहीं जब पुलिस वाले को बुलाते हैं तो वो सच बताता है कि वो मॉडल जो उसने बनाया था उसकी हमने हर तरफ से फोटो ली थी क्योंकि वो कभी भी टूट सकता था, लेकिन बाद में मुझसे ये केस ले लिया गया। तब पूर्णिमा भी पुलिस वाले से सवाल करती है और उल्टा उसी पर इल्जाम लगा देती है कि आपको भी पता था जिस पर आरोप लगे हैं उसकी शक्ल मॉडल से मैच नहीं हो रही थी, इसलिए आपने उन फोटोज को डिलीट कर दिया। लेकिन पुलिस वाला कहता है कि जब मैंने ये केस दूसरे ऑफिसर को दिया था तो भी फाइल में फोटोज थी, लेकिन वो फोटोज अब कहाँ गई मुझे नहीं पता। और हम देखते हैं कि ये सुनते ही एक पुलिस वाला गर्दन नीचे कर लेता है, यानी ये काम उसी का था। फिर पूर्णिमा कहती है कि अच्छा ये बताइए जब लड़की ने वो मॉडल बनाया तो आप उसके सामने थे क्या? और वो कहता है नहीं, जिस पर पूर्णिमा कहती है कि ये भी तो हो सकता है कि ये मोहम्मद ने लड़के को फंसाने के लिए बनाया हो। अब इसके बाद दूसरा पुलिस वाला बयान देता है कि मुझे जब ये केस मिला तो उसमें फोटो थी ही नहीं और ये केस यहाँ पर फिर से उलझ जाता है, जिसके बाद इन्हें अगली तारीख मिल जाती है। अब विजय मोहन अपनी फ्रेंड आहाना से कहता है कि माइकल का फोन कब कहाँ था उस दिन का सब पता करके बताओ। और ये लोग माइकल उस दिन कहाँ गया था सब जगह की फोटेज निकाल लाते हैं। साथ ही एक रेस्टोरेंट जहाँ माइकल अपने दोस्त के साथ गया था वहाँ के एम्प्लॉय को भी रेस्टोरेंट की फोटोज दिखाने के लिए बुलाया जाता है। और वहाँ हम फोटेज में देखते हैं कि माइकल तो उस टाइम जब सारा के साथ ये कांड हुआ था उस समय अपने दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में ही बैठा था। और ये देखकर विजय मोहन के भी होश उड़ जाते हैं कि ये कैसे हो गया। फिर जब विजय मोहन माइकल की तरफ देखता है तो वो मुस्कुरा रहा था, यानी कि ये सब उसी का करा धरा है। इसके बाद विजय मोहन गुस्से में वहाँ से चला जाता है और जब वो शांति से बैठकर उस फुटेज को देखता है तो वहाँ से कुछ मिलता है। फिर अगले ही दिन वो रेस्टोरेंट के एम्प्लॉय के पास पहुँच जाते हैं जहाँ पुलिस वाला उसे हड़काता है कि तूने सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ की है। और वो लड़का कहता है कि सर मैंने किसी के डर से किया है और वो सारी बात उन्हें बता देता है। अब अगली तारीख पर कोर्ट में उसी आदमी को बुलाया जाता है और यहाँ विजय मोहन उस फुटेज को दोबारा प्ले करता है और कहता है कि इसके साथ छेड़छाड़ हुई है क्योंकि मिरर में देखा जाए तो वहाँ एक वेसल होता है जो कि एकदम से गायब हो जाता है। तब विजय मोहन बताता है कि इस रेस्टोरेंट की वीडियो में उस समय माइकल आए, इसलिए इन लोगों ने वीडियो को एडिट किया है और इसमें ये आदमी मिला हुआ है। फिर वो आदमी कहता है कि इसके लिए मुझे राजशेखर ने कहा था और फिर वो एक वीडियो और दिखाता है जिसमें हम देखते हैं कि कैसे राजशेखर उस आदमी से वो वीडियो एडिट करवा रहा था
और ये आदमी जज से कहता है कि मुझे पता था कि ये लोग कभी भी अपनी बात से फिर सकते हैं, इसलिए प्रूफ के लिए मैंने साथ में वीडियो बना ली थी। अब सबूत के साथ छेड़छाड़ करने के लिए राजशेखर पर इंक्वायरी बैठ जाती है और उसे इस केस से भी हटा दिया जाता है, जिसके बाद ये न्यूज हर जगह फैलने से राजशेखर की बदनामी हो जाती है। इधर हम आहाना को देखते हैं जिसे माइकल से रिलेटेड कुछ पता चला था और वो कहीं जा रही थी। अब अगली तारीख पर राजशेखर की जगह पूर्णिमा एक केस लड़ने आती है। हालांकि साथ में राजशेखर भी था, पर इंक्वायरी के दौरान वो अब इस केस को लड़ नहीं सकता। यहाँ पूर्णिमा माइकल के सिम ऑपरेटर को कटघरे में बुला लेती है कि 27 तारीख को माइकल की लोकेशन कहाँ दिखा रहा था और वो बताता है कि 27 तारीख को सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक ये सिम तिरुवनंतपुरम से कंट्रोल गया था। और पूर्णिमा कहती है कि यानी माइकल तो यहाँ था ही नहीं जब सारा के साथ रेप हुआ। तभी विजय मोहन माइकल के ड्राइवर को कटघरे में बुला लेता है और पूछता है कि 27 तारीख की सुबह तुम कहाँ थे? तो वो कहता है मैं अपने घर पे था। तब विजय मोहन कहता है कि तुम्हारा नंबर और माइकल का नंबर 27 तारीख को एक साथ ट्रैवलिंग करता हुआ दिख रहा था, ऐसा क्यों? जिसको सुनकर ड्राइवर डरने लगता है। तब माँ पूर्णिमा भी सवाल करने आती है और ड्राइवर को इशारा करके कहती है कि बस हाँ कहो, और वह प्रूफ कर देती है कि उस दिन ड्राइवर माइकल की कार में अपना फोन रखकर भूल गया था। इसके बाद विजय मोहन दोबारा ड्राइवर के पास आता है और कहता है कि मेरे पास इसके लिए एक प्रूफ है कि उस दिन माइकल नहीं तुम उसकी कार चला रहे थे। और विजय मोहन कहता है कि वो प्रूफ हमारे पास कल तक आ जाएगा और जज उसे कल की तारीख दे देते हैं। अब अगले दिन पूर्णिमा माइकल के दोस्तों को बुलाती है, जिससे माइकल 27 तारीख को यानी सारा के साथ जब ये कांड हुआ तब मिलने गया था और सब लोग आकर यही गवाही देते हैं कि हाँ उस दिन तो माइकल हमारे साथ ही था और हमने खूब एंजॉय भी किया था। लेकिन यहाँ विजय मोहन इन सबसे सवाल जवाब करने लगता है कि ये बताओ माइकल ने क्या पहना था और वो कौन सी गाड़ी से आया था, और ये सारे लोग आपस में कंफ्यूज होने लगते हैं। फिर विजय मोहन कहता है कि इन सबसे ऊपर मेरे पास एक एविडेंस है और वो माइकल की कार 27 तारीख को 12 बजे जिस कार के आगे से गुजरी थी उसका डैश कैम फुटेज जज को दिखा देता है, जिसमें वो कार माइकल नहीं बल्कि उसका ड्राइवर चला रहा था। और यहाँ ये प्रूफ हो जाता है कि अब तक माइकल झूठ बोल रहा था। साथ ही विजय मोहन एक रेप केस के डॉक्यूमेंट को जज को देता है कि ये केस भी माइकल के लिए फाइल हुआ था, लेकिन उसने पैसों की पावर से उसे दबा दिया और इन सब के बारे में आना नहीं पता लगाया था। वहाँ पूर्णिमा कहती है कि इसका तो कोई सबूत ही नहीं था, इसलिए हमारा क्लाइंट दोषी है ये साबित नहीं होता। और ये सब सुनने के बाद जज आखिरी सुनवाई की तारीख दे देते हैं। अब विजय मोहन से मोहम्मद मिलता है और पूछता है कि जब आपने सारे सबूत दे दिए तो उसे सजा क्यों नहीं दी, जिस पर विजय मोहन बताता है कि हमारा कानून ऐसा ही है, हमें इन सबूतों को मिलाकर माइकल को गिल्टी साबित करना होगा और सारा जो मेन विक्टिम है वो ब्लाइंड है, इसलिए उसे पहचानने में प्रॉब्लम हो रही है। अब कुछ दिन बाद फाइनल हियरिंग का टाइम आता है और यहाँ विजय मोहन पूरी कहानी जज को बताना शुरू करता है कि माइकल अपने दोस्त से मिलने आया था, लेकिन उसे अपने दोस्त के घर का पता नहीं था, इसलिए वो पड़ोस में घर का पता पूछने गया था और वहीं उसने पहली बार सारा को देखा और उसने मोहम्मद की बातें भी सुन ली कि वो कल दोपहर शादी में जा रहे हैं, इसलिए वो अपने दोस्त के घर में रहकर इन सब के जाने का इंतजार करने लगा। तभी उसने अपने ड्राइवर को भी कॉल करके वहाँ दूसरी कार से आने के लिए कहा और जैसे ही माइकल का दोस्त अपने काम से निकला तब माइकल ने भी अपने ड्राइवर से जाकर कार बदल ली और अपना फोन भी ड्राइवर को देते हुए कहा कि यहाँ से सीधा कंट्रोल चले जाओ। अब जैसे सारा का घर खाली हुआ और सब चले गए तो वो छत के दरवाजे से सारा के पास पहुंचा और उसने बिना कोई सबूत छोड़े सारा का रेप कर दिया। तब सारा को और कुछ नहीं सूझा और अंधी होने के कारण वो भाग भी नहीं सकती थी, इसलिए वो माइकल का चेहरा छूकर देखने लगी ताकि सबूत के तौर पर उसका मॉडल बनाकर पुलिस को दिखा सके। साथ ही विजय मोहन कहता है कि सारा कितना पहचानने के बाद भी माइकल को लोग निर्दोष साबित करने में लगे हुए हैं। तब यहाँ पूर्णिमा कहती है कि यहाँ तो सिर्फ सबूत चलते हैं,
और वह सारे सबूत को गलत बता देती है। फिर वो कहती है कि अच्छा सारा ने वो मॉडल बनाया ही था, तो क्या वो एक बार और किसी का भी फेस छूकर मॉडल बना सकती है। और सारा भी इसके लिए मान जाती है, लेकिन यह शर्त ये थी कि सारा को केवल फेस छूने के लिए 5 मिनट मिलेंगे। और यहाँ पूर्णिमा इस काम के लिए अपने पापा को भेजती है। तब सारा और राजशेखर अकेले में बैठे थे, जहाँ सारा उनके चेहरे को छूकर मेजर कर रही थी। और राजशेखर यहाँ भी अपना गेम खेलना नहीं छोड़ता और बार बार उसे रेप की याद दिलाता है, जिससे वो हार मान जाए। अब जैसे ही 5 मिनट खत्म होते हैं, राजशेखर उठकर वहाँ से चला जाता है और सारा मॉडल बनाना शुरू करती है। अब बाहर मीडिया भी खड़ी थी, जो सारा के बाहर आने का इंतजार कर रही थी कि वो मॉडल बना पाती है या नहीं। फिर 6 घंटे बीतने के बाद कोड फिर से लगता है और फाइनली सारा के बनाए हुए मॉडल को लाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि ये तो बिल्कुल राजशेखर की तरह ही लग रहा है। और यहाँ जज को मानना पड़ता है कि हाँ, सारा अब तक सच कह रही थी और जज माइकल को उम्र कैद की सजा सुना देते हैं। जिसके बाद सारा विजय मोहन को इंसाफ दिलाने के लिए धन्यवाद कहती है और ये मूवी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना, और अगला एक्सप्लेनेशन आपको कौन सी मूवी पर चाहिए वो भी कमेंट कर देना। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक मर्डर मिस्ट्री वेब सीरीज देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।